अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसमें कॉमन क्वेश्चन आता है, वो है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। बच्चों को मुश्किल भी लगता है। कुछ बच्चे तो ये सोच लेते हैं लो जी जैसे 9th में किया था या 10th में हमने किया था ऐसे हमने सवाल पढ़ना है, बीच में से आंसर कोई ना कोई निकाल के दे देना, ये तो पीस ऑफ केक है। चलो ठीक है, पीस ऑफ केक मान लेते हैं, लेकिन ये इंजीनियरिंग का टेस्ट है भाई। यहां पे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज बड़ी डिटेल से आपको तैयार करना पड़ेगा। असल में मसला क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पैसेज होगा, उसके क्वेश्चंस होंगे और उसको आपने आंसर करना है। चैलेंज कहां आता है? चैलेंज आता है जब आपको 9 मिनट्स में पूरा पैसेज भी पढ़ना है, 9 क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, उनकी ऑप्शंस को भी पढ़ना है और आंसर भी करना है, और वो भी करेक्ट वाला आंसर करना है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, आज डे 1 ऑफ 30 जो हमारा होगा, हमारी क्लास का डे 1 ऑफ 30th जो हमारा डे है, यानी इसका मतलब हुआ कि हम 30 लेक्चर्स में पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पहले नंबर पे तो ये बात होगी। आज उसका हमारा पहला दिन है। इस क्लास के बाद आप टॉप ग्रेड के पोर्टल पर इसी टॉपिक का एक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आपको टेक्निक बता चुका हूंगा किस तरीके से ये पेपर में आता है, कैसे आपने सोल्व करना है। आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो आज का हमारा ये टारगेट है। लेकिन हमने जो पूरा सिलेबस कवर करना है हमारी इंग्लिश का, वो है हमारे पास 30 डेज। तो हमने ये टॉपिक जो है हमारा पहला दिन का है, डे 1 है, और इस सेशन का नाम है फंक कोचिंग सेशन, और इसका पहला दिन आज हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 30 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा मतलब यह हुआ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, तो यहां से आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ आपको टॉप ग्रेड के ऑफिशियल जो हमारा पोर्टल है उस पर मिलेगी, प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट की डिस्कशंस मिलेंगी, सारा कुछ होगा और आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। ये कोई डरावना ख्वाब नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए वाकई में पीस ऑफ केक बन जाएगा। तो आइए अब हम बात पे वापस चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज आएगा, और ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में कॉमन क्वेश्चन है, किस तरीके से आता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कोई टेक्निक। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया इतना बड़ा पैसेज, 10 एमसीक्यूज, और उनको सोल्व करने का कोई ना कोई तरीका, तो वो मैं बताऊंगा आपको तरीका। आपने परेशान नहीं होना। अगर आप जानना चाहते हैं तरीका, तो पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर पता चलेगा ना कि आपको कितनी मोहब्बत है। अच्छा आइए जी, ये है हमारी बिग पिक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको एक ही पता है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है पैसेज आएगा, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, उनको पढ़ना है, आंसर कर देना। नहीं, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में एक फर्क होता है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इकट्ठा आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज का क्या मतलब होता है, फिर एमसीक्यूज फॉर्मेट्स कितनी तरह के आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर ये यहां से मेरी टेक्निक स्टार्ट हो जाएगी। यहां से मैंने आपके ऊपर जादू करना शुरू कर देना है। ऐसा जादू सिखाऊंगा कि आप इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन आपका पूरे मार्क्स वाला हो जाएगा। जादू करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो जादू नंबर 1, जादू नंबर 2 और जादू नंबर 3। तो ये 3 टेक्निक्स आपको सिखाने वाला हूं। एक है रिवर्स इंजीनियरिंग, इंग्लिश में रिवर्स इंजीनियरिंग, हां यही तो जादू है, पहला जादू। दूसरा स्कैनिंग। अब स्कैनिंग आप कहेंगे यार स्कैनिंग तो हम वो पेज को स्कैन करते होते हैं, इंग्लिश में भी स्कैनिंग। यस, हमारी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज की जो टेक्निक है वो स्कैनिंग, और फिर हम स्किमिंग भी करेंगे। आपको लग रहा होगा हम दूध की स्किमिंग करते हैं, यहां पे हम सारा कुछ ही करेंगे, देखते जाइए। सो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग वर्सेस कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा फर्क करते हैं। देखो, पढ़ते तो आप हो, वो पहली दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, याद करो, पढ़ते थे ना। कुरान पाक भी पढ़ते होंगे, कई जो नॉन मुस्लिम है वो अपनी जो उनकी किताब है वो पढ़ते होंगे, यानी हिंदू जो है वो भगवत गीता पढ़ते होंगे, जो क्रिश्चियंस हैं हमारे भाई वो बाइबल पढ़ते होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ रीडिंग तो करते हैं। और मुसलमान ज़्यादा इस वक्त चूँकि मुसलमान होंगे तो वो कुरान पाक पढ़ते होंगे। अब आप जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ते हैं, तो आपके नजदीक तो एक हरफ की 10 नेकियां हैं, जो कि फैक्ट है, आपको मिलती हैं। तो आप सिंपल वो नेकियां हासिल करने के लिए उसकी रीडिंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रीडिंग। ये है रीडिंग। याओ ये देखो, रीडिंग एंड वर्सेस कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग का मतलब है कि आपने वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लिया। ये THE लिखा है द, ये एक्ट लिखा है ऑफ डिकोडिंग वर्ड्स, इसको करते हैं रीड। अब ये जो पूरा सेंटेंस था इसकी अंडरस्टैंडिंग
आहा सर क्या बात है, कितने आराम से बोला आपने। अंडरस्टैंडिंग, एक ही वर्ड है अंडरस्टैंडिंग। ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है, इसकी जब अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। हा, समझ आ गई। दोबारा बोलता हूं, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। और ये जो लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसका असल मतलब क्या है कि इस किताब के अंदर कोई गलती नहीं है और ये हदायत है, गाइडेंस है उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। अब हम ये तो सोचते ही नहीं है कि अल्लाह से जो डरेगा उसको हदायत मिलनी है, बाकियों को हदायत नहीं मिलनी। और इस जो किताब है इसके अंदर, कुरान पाक के अंदर कोई गलती भी नहीं है, ये हमने मतलब पढ़ लिया। अब इसको अंडरस्टैंड कर लिया आपने, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। बट इफ यू जस्ट रीड इट, हमने सिर्फ उसको रीड किया तो वो रीडिंग था। दैट्स द डिफरेंस। रीडिंग का मतलब है सिर्फ पढ़ना और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंड करना। आइंदा से आपसे कोई भी पूछे आपने फौरन बता देना रीडिंग का मतलब है सिर्फ पढ़ना और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है उसको अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हर चीज अंडरस्टैंड करना जो भी लिखा हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन का ये मतलब होता है। तो ये एक्चुअली आप देखो ना, आपने इंजीनियर्स बनना है, टेक्निकल बनना है, आप कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, कुछ पढ़े होंगे, तो जो रीडिंग करनी है वो आपके दिमाग में भी तो घुस रही हो ना। ये ना हो डम बन के पढ़े हो और लोगों को दिखा रहे हो, जैसे अम्मा को दिखा रहे होते हैं, अब्बा को दिखा रहे होते हैं, किताब के अंदर मोबाइल पड़ा होता है, बेटा पढ़ रहा है और पढ़ी जा रहा है, लेकिन उसको क्या पता ये किसी के मैसेज पढ़ रहा है। वो कॉम्प्रीहेंशन तो मैसेजेस का चल रहा है, किताब का नहीं चल रहा। तो वो किताब को अगर लेट्स सपोज आप पढ़ी भी जा रहे हैं, जैसे बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो पता नहीं था कि ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स है क्या, बस हमें पोएम याद करवाई हुई थी। ठीक है, बाद में आगे पता चला कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ने ट्विंकल ट्विंकल करना है, व्हाट्सोएवर जो भी था। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में ऐसे सफलता पाता जा रहा है, आपको सही समझ आती जा रही है, क्लियर होता जा रहा है। और रीडिंग का मतलब सिंपल आप रीड कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे भी देखो, ये तो डेफिनेशन थी। स्किल टाइप, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, जैसे आप पढ़ रहे हो मैकेनिकली पढ़ रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो। लेकिन ये क्या है, कॉग्निटिव, कॉगन, COG वाले वर्ड जो होते हैं दिमाग से रेलिवेंट होते हैं, दिमाग से इनका ताल्लुक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीडिंग की जो स्किल है ये मैकेनिकल सी है, जैसे मशीन काम करती है, पढ़ी जा रहे हैं। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन तो भाई दिमागी काम है, दिमाग से काम लेना है, अकल से काम लेना है। अल्लाह पाक ने दी हुई है ना अकल, वो आप लगाते हो कि चीटिंग कैसे करनी है, मैसेज कैसे पहुंचाना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए मैसेज कैसे करना है, वहां पे आपका दिमाग। लेकिन जब आप रीडिंग करते हो, रीडिंग करते हुए दिमाग में बात घुस रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कॉग्निटिव स्किल यूज कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इंप्रूव हो रही है। सो कॉम्प्रीहेंशन में कॉग्निटिव स्किल यानी दिमाग पूरी तरह, और क्रिटिकल स्किल जो है वो चल रही है, ये मैकेनिकल नहीं है। यानी अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी सोच रहे हैं कि रीड कर रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, अच्छा ये लिखा, अच्छा ये लिखा है, अच्छा ये कड़ियाँ डॉट्स को आप मैच कर रहे हैं, मैच वो आप कहते हैं डॉट मैचिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप रीड कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका, वो आपका सरोकार नहीं होता। अच्छा जी, फोकस क्या है, फोकस्ड ऑन रिकग्नाइजिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, यानी आपका ये होता है कि आप जो लिखा हुआ है वो उसको सही तरीके से पढ़ दें। यहां फोकस क्या होता है, फोकस ऑन ग्रेस्पिंग आइडियाज, जो लिखा है उसको, जो आइडियाज लिखे हैं वो अच्छे तरीके से आप समझ लें, मीनिंग्स को अच्छे तरीके से ग्रैब कर लें, और कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है सारा कुछ हमें क्लियरली समझ आ रहा हो, तो इसको बोलेंगे कि ये कॉम्प्रीहेंशन है। क्यों, आप आइडियाज को भी अंडरस्टैंड करके, मीनिंग्स को भी और कॉन्टेक्स्ट को भी। अच्छा, ये जो इंगेजमेंट है ये बस पैसिव आप पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, मैकेनिकल प्रोसेस था। लेकिन जो कॉम्प्रीहेंशन है ये एक्टिव थिंकिंग चाहिए, कि जब आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में बातें घुस रही हो। बात वही है डेफिनेशन वाली, समझ रहे हो ना आप, हाँ समझ आ रही है। अच्छा, एग्जांपल क्या है कि आप स्टोरी पढ़ते हैं खड़े होके और आपको नहीं पता कि वो स्टोरी में क्या है, आप पढ़ी जा रहे हैं बस। एक दफा का जिक्र है कि एक लकड़हारा था, पढ़ने लग गया कि लकड़हारा था, फिर हारा था, फिर जीता था, फिर उसने जो है वो ये किया था तो वो किया था, खैर। लेकिन जब आप करते हैं कॉम्प्रीहेंशन तो अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट, ये 5 मरले का प्लॉट नहीं है, ये प्लॉट का मतलब है स्टोरी की कोर, असल कहानी। ठीक है, असल कहानी ये थी कि उसका एक्स गिरा, फरिश्ता आया, उसने सच उसके सामने बोला कि ये जो मेरा एक्स तुमने निकाला है गोल्ड का, ये नहीं है।
ठीक है, तो उसने सिल्वर का भी नहीं किया, तो एंड पे जो है वो सोने का जो लोहे का उसका था वो उसको निकाल के दिया, उसने कहा ये मेरा है, और ईमानदारी दिखाई और उसको तीनों मिल गए। प्लॉट का मतलब है रियल स्टोरी, ठीक है। थीम क्या है उसका? थीम था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और अंडरलाइन मैसेज, यही अंडरलाइन मैसेज था कि भाई आपको हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए। हाँ वैसे तो आपको पता है कि आपसे घर पे कोई गिलास टूट जाए ना, तो अम्मा पूछे किसने तोड़ा है, आप एक दफा तो ईमानदारी दिखाएंगे मम्मा मुझसे टूटा है, फिर आपको थप्पड़ पड़ता है, फिर आपको वो हो सकता है चप्पल भी पड़ती है, फिर उसके बाद आप सबक सीख लेते हैं कि ईमानदारी नहीं दिखानी। क्लास टूटता है, अगली बार आप कहते हो अम्मी भाई ने तोड़ा है, बहना ने तोड़ा है। ये क्या होता है? अब आपने सबक एक्चुअली सीख लिया, घर में से आपको ये लर्निंग हो गई। अब ये यहां से ये भी है कि कोई ईमानदारी आपको दिखा रहा हो, आपके माँ बाप के लिए भी ये लेसन है, कोई बच्चा ईमानदारी से कुछ बताए तो उसको अप्रिशिएट करें, हाँ मारने मुरने की बजाय उसको आप समझा दें। तो खैर स्टोरी में से हमें मैसेज ये मिलता है कि उसने ईमानदारी दिखाई और उसको रिवॉर्ड में 3 एक्सेस मिल गए। खैर ये हमारा पॉइंट यहाँ पे नहीं था, पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आप सिंपल लाउडली उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो आप उसका प्लॉट भी समझते हैं, उसका थीम समझते हैं, उसके अंदर जो मैसेज है हिडन उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब इसको समराइज करते हैं पूरी पिक्चर को, वो ये क्या है? रीडिंग का मतलब सिर्फ मैकेनिकल रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझना, दिमागी काम है ये। हाँ अच्छा, आखिरी चीज है गोल क्या है। अब ये ना कहना कि गोल गोल गोल, वो नहीं, इस गोल का मतलब एम। तो जब आप रीडिंग कर रहे होते हो इसका मतलब है आप हर लफ्ज को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सको। आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर जब इंग्लिश की रीडिंग होती है तो लड़कियां बड़ी अच्छी रीडिंग कर लेती हैं, देखा होगा, लेकिन जब उनको कहा इसको एक्सप्लेन करो तो उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है। पहली दफा में वो बहुत अच्छे तरीके से बना के, कई लड़के भी होते हैं अच्छे तरीके से बना के, अब उनसे कहा जाए इसका मतलब क्या, फिर उसको दोबारा देखते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब बनता है, फिर उसको दोबारा वो अंडरस्टैंड करते हैं या करवाते हैं। यहां पे आइए, कहता है वहां पे इसका मतलब है प्रोनाउंस करना, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एनालाइज द टेक्स्ट, को जो टेक्स्ट लिखा है उसको अंडरस्टैंड करें, उसके कोर मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करें, हर चीज आपके दिमाग के अंदर खुल के ऐसे जनाब वाजे हो जाए। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको समझ आ गई है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ अगली बात क्या है कि टिप क्या है आपके लिए, आप समझ लो कि एक आदमी, यहां पे देखो, यहां पे पियानो की एग्जांपल है कि पियानो बजा रहे हैं टन 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 टन, कोई आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मुधर आवाज में ऐसे एक तरतीब से उसको बजाया जाएगा, अब म्यूजिक क्रिएट होगा। तो एक बंदा जो टन 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 ये बजा रहा है, इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, सरदर्द है, क्योंकि उसको पता है कि पियानो बजाना है, ये कीज है, इसको प्रेस करना है, उसको खुद नहीं समझ आ रही। बट जब उसको एक रिदम में लाएगा, अंडरस्टैंड करके उसको बजाएगा, तो फिर उसमें से म्यूजिक क्रिएट होगा। ढोल कर लो, ढोल बताए बजाना, टक टक टक, ढोल बज रहा है लेकिन म्यूजिक नहीं क्रिएट हो रहा। तो ये म्यूजिक क्रिएट करने के लिए उसको आपको रिदम में लाना पड़ेगा, उसकी आपको लय को समझना पड़ेगा। अब मैं दोबारा आखिरी लफ्जों में आपको बता रहा हूं कि रीडिंग का मतलब जस्ट आप मैकेनिकल एक प्रोसेस कर रहे हैं, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आप एक दिमागी एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको जो भी लिखा हुआ है वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। दैट्स वेरी बेसिक डिफरेंस। आइए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इकट्ठा समझते हैं, ये क्या होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जारी बात आपने पढ़ना भी है और फिर अंडरस्टैंड करना है, तो ये एक इकट्ठी टर्म हो गई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब। व्हाइल रीडिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। एक्टिवेट वर्ड मीनिंग, पढ़ते पढ़ते ही समझ आ रही हो। अंडरस्टैंड सेंटेंस, पढ़ते पढ़ते ही जुमला समझ आ रहा हो। मेकिंग इन्फ्लुएंसेस, पढ़ते पढ़ते ही आप पिछली अगली बात को पिछले से रिलेट कर रहे हो और बीच में से जो मीनिंग है वो भी निकाल रहे हो, पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही। आगे देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन मॉनिटरिंग। साथ साथ आपको पता चल रहा हो, अच्छा मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो समझ नहीं आई, सारा कुछ समझ आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट का पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोरी थी, ये कोई पॉलिटिकल जर्नल यानी सियासी कोई अखबार का कोई था, या इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी किसी चीज के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में था, पॉलिटिक्स के बारे में था, इंग्लिश के बारे में था, एजुकेशन के बारे में था, साइंस के बारे में था, बॉटनी के बारे में था, ज़ूलॉजी के बारे में था, क्या था। तो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर आप समझेंगे। लेटर साउंड नॉलेज, आप लफ्जों को भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक्यूरेट वर्ड डिकोडिंग, हर वर्ड, कोई ऐसा वर्ड आ सकता है, 2 3 4 5 6 भी आ सकते हैं सेंटेंस के अंदर जिनका मीनिंग आपको नहीं आता, लेकिन
असल में जब आप रीडिंग करें और कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ चल रहा हो तो एक दो नए लफ्ज बीच में आ भी जाए तो आप सेंटेंस को पढ़ते हुए वो जो नया लफ्ज है उसका मीनिंग खुद ब खुद अपने माइंड में आप बना लेते हैं, बन जाता है। ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है, खुद ही आप बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप वर्ड पढ़ रहे हो तो एक्यूरेट वर्ड डिकोडिंग, साथ साथ सेंटेंस के अंदर कोई मुश्किल वर्ड आए तो उसको भी आप डिकोड कर लें, चाहे उसका मीनिंग आपको नहीं आता। ऑटोमेसिटी इन डिकोडिंग, यानी आप ऑटोमेटिकली पढ़ें। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, ही वॉज ब्रिलियंट इन मैथ्स, ही इवन solved arcane problems easily। अब आपको आर्केन का मतलब नहीं पता था, लेकिन जब आपने ये पढ़ना शुरू किया, he was brilliant in maths, he even solved arcane problems easily। भैया वो ब्रिलियंट है मैथ्स में, जो डैश आर्केन प्रॉब्लम्स है वो उनको बड़े आसानी से सोल्व कर लेता है, क्योंकि वो ब्रिलियंट है तो आर्केन प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर लेता है। तो आर्केन का मतलब आपको नहीं पता था, लेकिन यहां पे आपको पता चल गया होगा। ऐसे प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट टू सोल्व हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो के पजलिंग हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो कि मिस्टीरियस हैं, जिनको सोल्व करना आसान नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम जो कि क्या हैं, कंफ्यूजिंग हैं। तो आपने ऑटोमेटिकली डिकोड कर लिया मीनिंग। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी कि आर्केन का मतलब यहां पे क्या बनता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डिकोड द मीनिंग। आपने दो बातें अभी तक पढ़ ली हैं, आपको पता चल गया रीडिंग वर्सेस कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये मैकेनिकल है और ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है पढ़ते पढ़ते हर चीज आपके दिमाग में घुस रही है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। अब तो ये फौरन समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, और ये पैसेज है कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। तो कोई भी वो पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है, उस पीस ऑफ राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। पीस ऑफ राइटिंग कोई भी है, कहानी है, जर्नल है, कुछ भी है, पैसेज की फॉर्म में है, पैराग्राफ्स की फॉर्म में है, उसको आपने पढ़ा, उसको आपने समझ लिया, इसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। क्या मुश्किल बात थी, देखो जरा आपके सामने लिखी हुई आ गई है। क्या आया है, व्हाट इज अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? इट्स लाइक अ मिनी स्टोरी, पहली बात। और आर्टिकल, या तो स्टोरी हो सकती है या आर्टिकल हो सकता है, जो आपसे कहता है, क्या कहता है, दैट आस्क यू टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, कहेगा कि मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करो, फाइंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स फाइंड करो, इंटरप्रेट व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से, और जो राइटर कहना चाह रहा है उसको इंटरप्रेट मतलब तशरीह कर सकें आप, उसकी अंडरस्टैंड कर सकें आप उसको। सो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, एक पैसेज होता है, एक पैसेज होता है, ये पहला पैराग्राफ है उस पैसेज का, ये पहला पैराग्राफ यहां खत्म हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ यहां खत्म हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ यहां खत्म हो गया, ये सारा क्या बन गया, एक पैसेज बन गया। ये इन हर पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट आइडिया है, बट वो सारे आइडियाज इस टॉपिक के बारे में हैं। टॉपिक गिवन भी नहीं है, टॉपिक भी आपने ढूंढना है कि भैया किसके बारे में। जाहिर बात है, जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, पता तो चल जाएगा ना किसकी बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, पता तो चल जाएगा आपको। तो ये पैसेज होता है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज का मतलब क्या, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग। बस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं। कहानियां सुनी जा रहे हैं आप मेरे से। हाउ डू दे टेस्ट यू, असल में वो आपसे टेस्ट क्या कर रहे हैं आपका, वो आपसे चाहते हैं, क्वेश्चन यूजुअली फोकस ऑन, असल सवाल होता है मेन आइडिया आप तलाश कर सके पूरे पैसेज का। अब मेन आइडिया डायरेक्टली भी पूछ सकता है, वो यूं भी पूछ सकता है कि टाइटल बताओ। अब मेन आइडिया पता होगा तो टाइटल आप ढूंढ सकेंगे, यानी ओवरऑल मेन आइडिया, मैसेज जो भी है वो आपसे वो पूछ सकता है व्हाट्स द ऑथर्स पॉइंट, डिटेल्स, व्हाट डिड द ऑथर मेंशन इन द सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस की डिटेल पूछ सकता है, वो पूछ सकता है। भाई आपको भी तैयार रहना चाहिए। वोकैबुलरी में अभी हम देखो प्रैक्टिस भी करेंगे। व्हाट डज दिस वर्ड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट,
वो हो सकता है कोई वर्ड दे दे, कोई एक लफ्ज दे दे, कोई फ्रेज दे दे, वो फ्रेज के अलावा कोई इडियम दे दे, इडियम भी वैसे फ्रेज ही होते हैं, तो वो आपको फ्रेज भी दे सकता है, वर्ड भी दे सकता है, इडियम भी दे सकता है, और आपसे पूछे कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पैसेज में क्या मतलब है इसका, दे सकता है। इन्फ्रेंस, व्हाट कैन वी गेस फ्रॉम दिस, यानी वो एक सेंटेंस लिख के कह दे कि भैया इस सेंटेंस में असल में वो क्या कहना चाह रहा था, क्या रिलेट करना चाहता, तो आप इन्फर कर सकें कि इस लाइन में, इस पैसेज में असल उसका मकसद क्या था। लो जी, ये दो बातें हो गई हैं। अब कड़ियां मिलने लगी हैं, आपने ध्यान रखना है। रीडिंग मैकेनिकल थी, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप पढ़ते पढ़ते हर चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज का मतलब पैसेज की हर तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है। अब आपके एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चंस, तो दो तरह के फॉर्मेट्स हैं। पहला फॉर्मेट यह कि एक पैसेज दिया होगा और हर पैसेज के साथ एक एमसीक्यू होगा। ये पैसेज है और इस पैसेज के साथ यहां पे क्वेश्चन है और यहां पे ए बी सी और डी ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर करना है। ये तरीका नहीं है वैसे, वो जिसने सर तनवीर की क्लास दी ना ली, जिसने टॉप ग्रेड का यूट्यूब चैनल पे आके क्लास नहीं ली और जिसने फिर टेस्ट भी सोल्व नहीं किया, वो यही बेवकूफ़ी करेगा। अब ये जो बेवकूफ़ी है, जब आप टेक्निक को सीख लेते हैं फिर आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। अभी मैं 3 टेक्निक सिखाऊंगा आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग, स्कैनिंग और स्कीमिंग, ठीक है। खैर, आमतौर पे बच्चा क्या करता है कि वो पैसेज को रीड करेगा, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करेगा और फिर ऑप्शन को रीड करेगा और देखेगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आम जिंदगी है। अभी बेहतरीन मेंटोस जिंदगी आपको बताऊंगा, वो क्या है वो भी अभी देखेंगे। सो फॉर्मेट 1 कहता है 1 पैसेज होगा, हर पैसेज के साथ 1 एमसीक्यू होगा। ये पैसेज को बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे पैसेजेस होंगे, एक एक पैराग्राफ के, ठीक है। फॉर्मेट 2 पे देखिए, एक पैसेज होगा जो कि अच्छा खासा लेंथी होगा, उसके साथ मल्टीपल एमसीक्यूज होंगे। तो ये पैसेज लेट्स सपोज आपके पास आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर आपके पास क्वेश्चन 2 है, फिर आपके पास क्वेश्चन 2 की ऑप्शंस आ गई ए बी सी एंड डी, फिर आपके पास क्वेश्चन 3 आ गया, उसका ए बी सी एंड डी आ गया, फिर क्वेश्चन 4 आ गया, उसका ए बी सी डी आ गया। तो ये है आपका दूसरा फॉर्मेट। 2 फॉर्मेट आपको मैंने बता दिए। फॉर्मेट 1 क्या है कि एक पैसेज, एक एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू, और दूसरे फॉर्मेट में एक एमसीक्यू होगा एंड मल्टीपल आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में 10 हो सकते हैं। सो ये आपके पास एमसीक्यू फॉर्मेट्स आ गए। ये भी बात आपको समझ में आ गई। रीडिंग वर्सेस कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ आ गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ आ गया, एमसीक्यू फॉर्मेटिंग समझ आ गया, टेक्निक्स समझ आने लगी हैं और बेहतरीन किस्म की। अब यहां से आप समझ लें कि आपको मैं बताऊंगा इतना बड़ा पैसेज, इतना कम टाइम, और आपने उस इतने बड़े पैसेज को इतने कम टाइम में कैसे सोल्व करना है। इसके लिए चाहिए दिमाग। और पहली टेक्निक है रिवर्स इंजीनियरिंग। सर ये क्या होती है, आइए देखते हैं। आहा, ओह, ये जबरदस्त, बिल्कुल निशाने पे तीर लगा, उफ, बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रहा। अब जरा देखो, इसको तो आपने देख लिया, ऊपर देखो, लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। अरे पैसेज की बजाय सबसे पहले कहां जाओ, क्वेश्चन, और देखो वो मांग क्या रहा है, मांग क्या रहा है। गेट द टारगेट, पहले टारगेट को तो ढूंढो। ऐसे ही पैसेज को पढ़ी जा रहे हो। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो टारगेट इंफॉर्मेशन है, जो हमें चाहिए, जो हमसे वो मांग रहा है, पहले वो अंडरस्टैंड कर लो, मांग क्या रहा है। ये बड़ा जरूरी होता है, सबसे जरूरी। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और चाहे आपने टॉप ग्रेड जैसे बेहतरीन टीचर से पढ़ा हो, टॉप ग्रेड के जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर मौजम से आपने पढ़ लिया हो, आपने फिजिक्स, बेहतरीन टीचर हैं हमारे, पूरे एशिया के समझ लें बेस्ट टीचर इन पाकिस्तान, आपके सर शहजाद से आपने पढ़ लिया हो, सर आकाश से आपने केमिस्ट्री पढ़ ली हो, आपने बेहतरीन टीचर से हर चीज पढ़ ली है, लेकिन अगर आपके पास ये टेक्निक नहीं है तो फिर मसला होगा। ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। हालांकि हमारे टीचर्स तो बता रहे हैं सब कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए उसको अंडरस्टैंड करना है, वो है क्वेश्चन। अरे भाई इसको तो समझ लो फिर आंसर दे देना।
पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है, खास तौर पे आप देखो ना, अगर कॉमेडी शोज, आपको कॉमेडी शोज पसंद होंगे, कॉमेडी शोज जियो न्यूज पे चलता है, कोई भी टॉक शो को मैं कहता होता हूं कॉमेडी शो, इंडिया में भी चलते हैं जो टॉक शो पॉलिटिकल शोज होते हैं, उसमें जो 2-3 सियासतदान मिलकर बात कर रहे होते हैं ना किसी एक इशू के ऊपर, वो कॉमेडी शोज ही बन जाते हैं, वो कॉमेडी शो से ज्यादा होते हैं, अगले बंदे की बात सुने बगैर जवाब दे रहे होते हैं। आपकी भी यही हालत है, जब आप किसी से बहस करते हो, मजहबी बहस करते हो, पॉलिटिकल बहस करते हो, तो उस बहस का असल मकसद होता है अगले बंदे को चुप करवाना। अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझते ही नहीं हो ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे होते हो। तो कहना मैं क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं पहले टारगेट बनाओ, पहले देखो भाई मुझे किस चीज का जवाब देना है, मैं बहस कर रहा हूं, अगले बंदे का पॉइंट अंडरस्टैंड करूं, मेरा मकसद उसको हराना नहीं है, मेरा मकसद उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है। अगर वो ठीक कह रहा है तो फिर उसकी बात को मैंने एक्सेप्ट करना है, अगर वो गलत कह रहा है तो मैंने उसको कन्विंस करना है। तो पहले बात को, टारगेट को हासिल कर लो, फिर गोली चलाओ। वो एक खान साहब की बात आ गई ना यार, खान साहब कहते हैं कि यार मैंने ना वो बंदे को मार देना है, 4 बंदे बैठे होते हैं और कहते हैं, अपने दोस्त को कहते हैं कि मैंने ना वो बंदे को मारना है। उसने कहा कि वो सफ़ेद कपड़े, उसको जो वो बैठा हुआ है कोने पे, अब वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसने कहा हाँ वो सफ़ेद कपड़े वाले को मार देना है। अच्छा, उसने कहा कि खान साहब सबने ही सफ़ेद कपड़े पहने हैं। उसने कहा और कोई निशानी बताया, कहता वो जिसने मूछें रखी हुई हैं। अब सबने मूछें रखी हुई थी, कहता खान साहब सबने मूछें रखी हुई हैं। उसने कहा नहीं वो जिसने टोपी पहनी हुई है। खान साहब सबने टोपी पहनी हुई है। खान साहब ने निकाली एक जनाब बंदूक, उसने धस 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 3 लोगों को मार दिया। कहता मैंने इसको नहीं छोड़ना, जो बच गया था कहता मैंने इसको नहीं छोड़ना। 3 मारने के बाद, इसका मतलब है खान साहब नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा टारगेट क्या है, तो पहले और टारगेट को किल कर देता, बाकी 3 तो बच जाते ना। उसने 3 को मार के कह दिया इसको मैंने नहीं छोड़ना। ये क्या बात हुई? तो खान साहब की तरह आपने नहीं बनना, ये ना हो कि आपको समझ ही ना आ रही हो कि आपका टारगेट क्या है। खान साहब को टारगेट पता तो था, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे थे कि मेरा टारगेट क्या है। जो भी मेरी इस वक्त बात खान साहब वाली सुन रहा है, बेटा ये मजाक था, ये ना हो कि आप कहें कि सर पठानों का मजाक उड़ाते। पठान बड़े अच्छे होते हैं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत लाइक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह के इंजीनियर्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदाबाद लिख दो। हाँ, मजाक मैंने ऐसे ही सुनाया है। मैं पॉइंट ये बता रहा था आपको, खान साहब की बात को साइड पे करते हैं, ढस 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 3 बंदों को जो उन्होंने मारा उस बात को भी साइड पे करते हैं। फिर उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि मैंने इसको नहीं छोड़ना। अब वो 3 का क्या कसूर था, वो तो 3 मारे गए ना फजूल में। आपने क्या करना है, आप इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि आपके हाथ से ऐसे लाशें ना गिरे, आपने करना है पहले अंडरस्टैंड करना मेरा टारगेट क्या है, उसको नहीं भीड़ छोड़ना। तो क्या आपको टारगेट मिलेगा कहां से? जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, टारगेट आपको मिलेगा, आपने पैसेज पढ़ने की बजाय पहले पढ़ना है क्वेश्चन को। वहां से देखें वो क्वेश्चन मांग क्या रहा है। अगर तो कोई देखो आगे जाके आपको आपके पास अभी आएगी, अभी आपके पास आगे जाके आ जाएगी, ये स्कैनिंग भी आएगी, आपके पास स्कीमिंग भी आएगी। तो फिर रिवर्स इंजीनियरिंग में हम पढ़ क्या रहे हैं कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको टारगेट सेट कर लिया। टारगेट सेट करते हुए क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, एक है स्कैनिंग वाला क्वेश्चन जो स्कैनिंग से सोल्व हो जाएगा, एक है स्कीमिंग वाला। अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, स्कैनिंग और स्कीमिंग के ऊपर। तो पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपको जो चीज क्वेश्चन आपसे मांग रहा है आपको पता चल गया मैंने इसको क्या आंसर करना है। अब आप पैसेज की तरफ जाएंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एक क्या था कि सीधा जाके पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, फिर दोबारा क्वेश्चन पैसेज पढ़ना पड़ता। 9 मिनट्स होते हैं जो उसमें एक पैसेज के लिए, जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज हैं। 10 एमसीक्यूज 9 मिनट्स में सॉल्व करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर आपने टेक्निक को फॉलो ना किया तो। टेक्निक फॉलो कर ली तो फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर तो ये 6-7 मिनट में काम हो जाएगा, फिर 6-7 मिनट में हो जाएगा। सो लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, गेट द टारगेट एंड हिट द बुल्स आई। अब ये इडियम है बुल्स आई, इसको बुल्स आई कहते हैं। ये जो है ये बुल्स आई है, जहां पे जाके तड़क करके निशाना लग रहा है ना, ये बुल्स आई है ये, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। स्कैनिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, ठीक है। ये मेरे पास एक किताब है, अब ठीक है, ये एक बुक है और काफ़ी बड़ी है, और मुझे कोई आके इसमें कह देता है, जैसे 3 इडियट्स में उसको कहता था कि भाई इसमें से फरहान नाइट्रेट और प्री राजुलाइजेशन ढूंढो।
तो मैं अब अगर पहले पेज से इसको पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मुझे काफी टाइम लगेगा फरहान नाइट्रेट और प्री रेजुलाइजेशन को ढूंढने में। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं सिर्फ फरहान को ही ढूंढना चाहता हूं और मुझे अगर किसी ने बता दिया कि ये दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे तो मैं सिर्फ फरहान को ढूंढूंगा, मैं सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा। ये था हिट द बुल्स आई, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द टारगेट एंड देन गो फॉर द टारगेट इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, जो आपसे मांग रहा है। अब देखो ना, आप जाएंगे उसके पास, क्या नाम है, एक केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट होता है मेडिकल स्टोर वाला, और उसको जाके आप ये कह देते हैं कि भैया मुझे दवाई दे दो। अब वो दवाई कौन सी दे आपको, उसके पास तो बहुत सारी हैं। आपको पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी मेडिसिन है, और उसने फिर रैक्स में रखी, उसको भी पता है कि ये फलानी जगह से मुझे मिलेगी। अगर आप उसको जाके कहते हैं दवाई दे दो तो उसके पास तो 5000 किस्म की दवाइयाँ। आपके सर में दर्द हो रहा है, बवासीर की दवाई लेके आ जाएंगे, फिर बवासीर ना भी हो तो हो जाएगी माजरत के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्कैनिंग का क्या मतलब है। अब आपने उसको जाके बता दिया कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो वो सिर्फ वही जाके निकालेगा, और उसको पता है कहां पड़ी हुई है, वहां से ही निकालेगा। स्कैनिंग क्या होती है, ये जरा देखते हैं। स्कैनिंग, व्हाट इज स्कैनिंग? व्हाइल स्कैनिंग यू लुक ओनली फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आहा, जो चीज देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन में किसी चीज की डेट पूछी हुई थी, किसी चीज की कॉज पूछा हुआ था, किसी चीज का इफेक्ट पूछा हुआ था, किसी का नाम पूछा हुआ था, किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछी हुई थी, किसी की डेट ऑफ डेथ पूछी हुई थी, किसी का कॉज ऑफ डेथ पूछा हुआ था, कुछ भी ऐसा था। हम आपको पता था कि मैं एक लफ्ज से जाके ढूंढ लूंगा। आप पूरा पैसेज पढ़ने में क्यों टाइम लगाएंगे? क्यों टाइम लगाएंगे जब आपको टेक्निक सर तनवीर ने बता दिया टॉप ग्रेड के ऊपर, और इसकी प्रैक्टिस भी करवा दिया टॉप ग्रेड के पोर्टल के ऊपर। आपने लेक्चर पढ़ लिया, आपने टॉप ग्रेड के पोर्टल पे जाके उसका टेस्ट सॉल्व कर लिया, फिर आपने सर तनवीर से उसकी डिस्कशन भी देख ली कि टेस्ट मेरा ठीक हुआ, इसमें ये मिस्टेक से सर ने पढ़ा दिया। तो फिर आप ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि आप गलत काम करें। जो बच्चा कोई भी गलत काम करता है, मिसाल के तौर पर वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता, वो स्कैनिंग नहीं करता, वो स्किमिंग नहीं करता, तो उसका टाइम ज़ाया होगा। फिर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जहां पे हाथ रुकेगा वहां पे आंसर लगा देगा, तो ये काम उसका खराब हो जाएगा। व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग को अंडरस्टैंड करो। स्कैन करते हैं कब कब करते हैं, आपको पता है आप कब कब करते हैं स्कैनिंग। यानी कुछ चीज आपको ढूंढनी हो, डिक्शनरी में से कोई वर्ड ढूंढना हो तो आप फौरी क्या करते हो, स्कैन करते हो। हर वर्ड को नहीं पढ़ते। अगर आपने फिजिकल कोई डिक्शनरी यूज की हुई है, कोई पेज के ऊपर कोई लफ्ज ढूंढना है तो वो भी आप स्कैनिंग करते हो। अगर आप बस स्टॉप पे जाते हो तो बस स्टॉप पे जाके आपने बस का टाइम देखना है, डेवो है, फैसल मूवर्स है, गुजर त्यारा है, वड़ैच त्यारा है, कुछ भी त्यारे हैं, त्यूरे हैं, तो उनको जाके आपने उनकी मालूमात देखनी है कितने बजे आएगा, तो आप उसको स्कैन करते हो। ठीक है, सो क्या होता है, वाइल स्कैनिंग यू लुक फॉर ओनली फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट, जो कि आपको चाहिए था, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, विदाउट रीडिंग एवरीथिंग। पूरा पढ़े बगैर आप उसी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हो। वाई टू स्कैन, क्यों जरूरी है ये, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि ये करो? अरे भाई टू गेट क्विक आंसर्स, ये है जरूरत इसकी, टू गेट क्विक आंसर्स, टाइम सेव करना है। अरे भाई, असल में एंट्री टेस्ट जो है ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी दिमाग की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करने का भी नॉलेज है, ये आपकी टाइम मैनेजमेंट है, ये आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये आपकी प्रेशर हैंडलिंग है, ये आपकी एनालिटिकल रीजनिंग है, ये आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये आपकी रीजनिंग एनालिटिकल आपके दिमाग का भी टेस्ट है। आपने एफएससी में जो भी पढ़ लिया, लेकिन अब आप इंजीनियर बनने के काबिल हैं कि नहीं, वो ये वाला जो आपका टेस्ट है ये डिसाइड करता है। ठीक है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जो टेस्ट एक्सेप्ट होता है वो सैट है। यूसैट तो पाकिस्तानी है, तो सैट एग्जाम में इंग्लिश आप समझ ले सारे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज है, जिसमें आपकी ये स्किल सारी जो मैंने आपको बोली है ये चेक हो रही होती है, टेस्ट हो रही होती है। खैर, हम स्कैनिंग क्यों करते हैं? टू गेट क्विक आंसर्स हम स्कैनिंग करते हैं, पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय। जो क्वेश्चन पढ़ लिया रिवर्स इंजीनियरिंग में, यानी हमने हर क्वेश्चन को पहले पढ़ा, सारे क्वेश्चन को इकट्ठा नहीं पढ़ना, पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसका देखा, आंसर की तरफ गए, पैसेज की तरफ गए, आंसर ढूंढने की कोशिश की। सारे सिर्फ ये नहीं है कि सारे पहले क्वेश्चन पढ़ने लगे, ये भी गलत है। क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि ये स्कैनिंग से सोल्व हो सकता है। स्कैनिंग का मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं पढ़ूंगा, ढूंढूंगा, वो मुझे मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा।
तो इसको बोलते हैं स्कैनिंग वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, स्कैनिंग से सोल्व हो सकता है एससी, जो स्कैनिंग से सोल्व हो सकता है वो एससी लिखते गए और उसको ढूंढ के साथ साथ सोल्व करते गए। तीसरे का हो गया। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन अभी हम आगे जाके करते हैं स्कीमिंग वाला भी, तो ये है व्हाई टू स्कैन। तीसरा व्हेन टू स्कैन, कब करना है। यू स्कैन व्हेन योर एम इज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जब आप कुछ खास इंफॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं तो तब आप स्कैनिंग करते हैं। हाउ, कब कर रहे हैं, कैसे स्कैनिंग। तो देखो ना, पूरा पढ़ने की बजाय आप तो उसी चीज को ढूंढोगे ना जो आपको चाहिए। तो लर्निंग टू यूज योर हैंड्स, अब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। हाथों का इस्तेमाल तो आप बड़ी जगहों पे करते हैं ना, हाँ, जैसे रोटी खाते हुए, कप घर की सफाई करते हुए, ठीक है, तो वो तो आप हाथों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, लेकिन स्कैनिंग में भी करना है, ठीक है। तो लर्निंग टू यूज योर हैंड्स व्हाइल स्कैनिंग इज वेरी हेल्पफुल इन लोकेट करनी है आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उससे आपने अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बोला आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो ना, हाँ, हर लिहाज से करते हो। तो जो भी हाथों का इस्तेमाल करते हो वही हाथों का इस्तेमाल अब आपने कहां करना है, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज की स्कैनिंग वाली टेक्निक में, ठीक है। तो एक हो गया हाउ टू स्कैन, यानी हाथों का सही इस्तेमाल। डू यू डू एनीथिंग विद योर हैंड्स। करते हो ना, हाथों से बहुत कुछ करते हो। जैसे मैंने आपको बोला, हाथों से सफाई भी करते हो, हाथों से सलाम भी लेते हो, हाथों से खाना भी खाते हो, हाथों से बहुत कुछ करते हो। लेकिन हाथों से आपने अब क्या करना है, स्कैनिंग भी करनी है। हाँ, फिर ना कहना बताया नहीं था, हाथों से ही करनी है। टू लोकेट अ वर्ड इन डिक्शनरी, हाँ हाँ, कभी किया आपने वर्ड ढूंढते हुए। टू फाइंड अ मीटिंग टाइम ऑन योर कैलेंडर पे कि 5 तारीख को क्या दिन है, ये वो कुछ, ठीक है, ये अपनी मीटिंग टाइम देखना। टू रीड अ ट्रेन और बस स्केजुअल, जैसे मैंने बोला डेवो, फैसल मूवर्स या वड़ैच त्यारा, गुजर त्यारा, या आपके जो भी इलाके में बस चलती है उसका स्केजुअल देखने के लिए। यूजिंग योर हैंड, या तो आप अपना हाथ इस्तेमाल करते हो या अपनी फिंगर, और फिंगर इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन फोकसिंग योर अटेंशन। एक तो अटेंशन आपकी रहती है उसी चीज पे, एंड कीपिंग योर प्लेस व्हाइल स्कैनिंग अ कॉलम ऑफ मटेरियल। तो आप सिर्फ उसी चीज को ढूंढ रहे हो, तो कि मैंने यही चीज ढूंढनी है, ठीक है। अभी हम स्कैनिंग करेंगे भी साथ साथ। ये देखो आपके सामने आ गया। अब देखो, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग भी लगानी है, स्कैनिंग भी लगानी है। स्कीमिंग तो अभी हमने पढ़ी नहीं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम जाएंगे इस बात पे, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट है, क्या कहता है, जॉन कीट्स एंड हिज ब्रदर डाइड ऑफ विच डिजीज। अब आपने दो बातें ढूंढनी है। एक है वो मर गया, डाई या डेड का वर्ड ढूंढेंगे, डाई या फिर डेड का वर्ड ढूंढेंगे, और दूसरी बात आप ढूंढेंगे बीमारी का नाम। आपका काम हो जाएगा। तो एक तो उसका भाई भी मरा है, वो भी मरा है। तो अब आपको पूरा शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इससे शादी करने की जरूरत नहीं है, पहली डेट है आपकी ये। पहली डेट पे आप सिर्फ अंदाजा करो कि है क्या चीज, क्या मतलब पहली डेट है, ये पैसेज आपकी पहली डेट है। इसके साथ विवाह करके, बंधन करके बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है कि सारा पैसेज आप पढ़ना है, एक एक लफ्ज पढ़ना है और उसको नो 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 नो, टाइम नहीं है ना इतना हमारे पास। उसका अब्बू भी आ सकता है, पार्क में आप बैठे हैं, तो आपने सिर्फ पढ़ना है और उसको गुजार देना, बस इतना काम है। तो जॉन कीट्स वाज बोर्न, तो देखो चाहिए क्या, जो आपको चाहिए वो पहले पता हो, पार्क में जाने से पहले पता हो कि मुझे चाहिए क्या, फिर वही मांगना है आपने, ठीक है। इसमें आपको चाहिए उसकी मौत की वजह, तो ढूंढो कहां लिखा है। मैं उंगली रख के इसको ढूंढने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहा हाथों का सही इस्तेमाल, ठीक है। हेडमास्टर इंस्पायर्ड पैशनेट फॉर लिटरेचर ऑफ लिविंग स्कूल क्वालिफाइड एज, आप टाइम नोट करते जाइए। मुझे सिर्फ डेड का वर्ड चाहिए। वर्स इन एंडमिनियम, द ईयर वाज इंडीड ट्रेजिक वन फॉर कीट्स, हिज ब्रदर टॉम। लो जी, भाई का जिक्र आ गया। whom he nursed devotedly during his final illness, इलनेस भी आ गया, डाइड भी आ गया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। हाय 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 हाय, टाइम बच गया और जो टारगेट था उसके बुल्स आई पे आपने निशाना मार दिया। जॉन कीट्स एंड हिज ब्रदर डाइड ऑफ विच डिजीज। लो बेटा, टाइम बच गया। डायबिटीज का जिक्र नहीं है, अल्जाइमर नहीं है, डायबिटीज नमूनिया नहीं है, कैंसर नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस। पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दो, पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में लिख दो। और कमेंट सेक्शन में जाते हुए मैंने एक कमेंट पिन किया हुआ है, मेरी वीडियो के पिन में मैंने पिन किया हुआ है, जिसमें लिंक दिया हुआ है टॉप ग्रेड का। उसको खोलो, आप टॉप ग्रेड पे आ जाएंगे, टेस्ट सॉल्व कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है वो लिंक,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप आ जाएंगे और टॉप ग्रेड के ऐप पे आपने जाना है, दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को खोलना है। अब ये ना कहिएगा कि पढ़ाते पढ़ाते उधर चलेंगे, इसलिए जा रहा हूं कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए 100%। ठीक है, अब आपके सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन और इसका भी उसी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी हमने जाना सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। द फ्रेज स्प्रेड लाइक ग्रास फायर। अब ये जो फ्रेज है स्प्रेड लाइक ग्रास फायर, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको पैसेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा स्प्रेड लाइक ग्रास फायर। वो कहता है इसका क्या मतलब है, वैसे तो ये यहां पे भी लिखा हुआ है स्प्रेड लाइक ग्रास फायर दैट द डैम हैड गिवन वे। तो ये सारी बात अगर आप पढ़ लें फिर भी आपको पता चल जाएगा, लफ्ज का वैसे ही मतलब पता चल रहा है, रैपिड स्प्रेड, सीधा सीधा मतलब आ रहा है। यानी कई ऐसे वर्ड्स होंगे वो आपको स्ट्रेट वे आंसर कर रहे होंगे। बेहतर यही है कि आप पैसेज में जाके भी उसको पढ़ो, आप अच्छे तरीके से कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे इसका क्या वाक्य में ये मतलब बनता है, आप पढ़ के देख लो, आपको डेफिनेटली यही मतलब बनेगा। टाइम बचाने के लिए आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज स्प्रेड लाइक ग्रास फायर, ये ईडियम है, यहां पे उसने आपसे ईडियम आपसे पूछ लिया, तो आपको ईडियम का अगर पहले से मतलब पता था तो आपका काम हो जाएगा कि कोई चीज रैपिडली स्प्रेड हो रही हो, उसको कहते हैं स्प्रेड लाइक ग्रास फायर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, ये 73% लोगों का ठीक हुआ है। इसमें भी उसने आपसे वोकैबुलरी टेस्ट की है, तो इसमें कहीं ना कहीं डेड लैंग्वेज लिखा हुआ है, अ डेड लैंग्वेज। कहता है इसका क्या मतलब होता है, एंग्लो सैक्सन इज नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज बट अ गुड डील ऑफ इट्स वोकैबुलरी हैज सर्वाइव्ड। इसका मतलब है, ये देखो बट आ रहा है कंट्रास्ट सिग्नल के साथ, अगर उसके कुछ वर्ड्स बचे हैं तो लैंग्वेज वो डेड है, इसका मतलब है वो अब मजीद बोली नहीं जाती। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने कॉन्टेक्स्ट में गए, अच्छा पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, जो टारगेट इंफॉर्मेशन थी उसको देखा, टारगेट इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने बस आपने हल्ला बोल दिया। वो खान साहब की तरह 3 अलग-अलग लोगों को नहीं मारना, आपको जो चीज चाहिए वो दे ढूंढनी है, आपने इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना, हर चीज को मारने की जरूरत नहीं है, जो चीज मारना है वो पड़ी हुई है। ठीक है, जो चीज रिक्वायर्ड है उसको आपने ढूंढना है और उसको किल कर देना है। चलें जी, व्हाट ईयर वाज एफिल टावर कंप्लीटेड। अब देखो पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय आपसे पूछा गया एफिल टावर कब कंप्लीट हुआ था, अब आप ये सारा पढ़ने लग जाएं, ये एक छोटा पैसेज छोटा सा क्वेश्चन साथ साथ आपको एग्जांपल दे दी, तो कब कंप्लीट किया गया था, तो कंप्लीशन वाला वर्ड आपके सामने ये आ गया। ठीक है, आईफल टावर लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस वाज कंप्लीटेड इन 1889। सो 1889 हमारे सामने ऑप्शन है, दैट विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ चुकी है। लो बच्चों, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग में ये सीखा कि किस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन में से टारगेट निकालना है, कौन सी चीज चाहिए, फिर आपने उसका आंसर करना है। और स्कैनिंग में देखा कि जब आपने टारगेट ढूंढ लिया तो वो टारगेट आपने स्कैनिंग के थ्रू निकाला और उसका आंसर कर दिया। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पढ़ा रिवर्स इंजीनियरिंग में तो वहां पे हो सकता था वो आपसे पूछता कि इसका थीम क्या है, थीम स्कैनिंग से नहीं निकल सकता। वो आपसे पूछ सकता था इसका मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया तो कहीं पे भी नहीं लिखा होता, वो आपको पूरा पैसेज देखना पड़ता है। वो हो सकता है वो आपसे पूछता है इसका टाइटल क्या हो सकता है, टाइटल तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, टाइटल आपको ढूंढना पड़ता है। फिर वो हो सकता है आपसे पूछ सकता था टोन, इस बंदे की टोन क्या है, तो ओवरऑल पूरे पैसेज का या पैराग्राफ का आइडिया पूरा क्या है। तो वहां पे आपके लिए समस्या थी, वहां पे स्कैनिंग नहीं हो सकती थी। जब ये वाली चीजें पूछ रहा है अब आपको स्किमिंग करनी है, और ये भी आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया, क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि भैया इसका मेन आइडिया बताओ। अब आपको पता चल गया ये मेन आइडिया है, ये इस क्वेश्चन की तो मैंने स्किमिंग करनी है, इसको मैं बाद में भी सोल्व कर सकता हूं, मैं पहले स्कैनिंग वाले सोल्व कर लूं। तो स्कैनिंग करते करते काफी हद तक आप पहले ही हल्का फुल्का आइडिया आपको पैसेज का हो जाता है। फिर अब स्किमिंग की तरफ चलेंगे। लफ्ज स्किमिंग का मतलब क्या होता है पहले हमें ये देखना है। स्किमिंग, वैसे तो दूध की स्किमिंग की जाती है, दूध को स्किम किया जाता है ताकि उसके ऊपर मलाई आ जाए, मलाई निकाल के आप बाद में उसका आप मक्खन बनाते हैं, फिर उसका घी बनाते हैं। दूध आपको 200 रुपये किलो मिलता है, घी आपको 4000 रुपये किलो मिलता है। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया कि स्किमिंग क्या करना होता है, कि स्किमिंग का मतलब है आपने बेस्ट पार्ट निकाल लेना है, क्रक्स निकाल लेना है। जैसे क्रीम ऊपर आ जाती है, आपने पैसेज पूरा नहीं पढ़ा, पैसेज को आपने पंजाबी का एक वर्ड है खंगाल लिया और उसमें से बेस्ट पार्ट निकाल लिया। स्किमिंग इज वन ऑफ द टूल्स यू कैन यूज टू रीड मोर इन लेस टाइम। स्किमिंग रिफर्स टू लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडियाज। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पढ़ना क्या है,
यानी आपने थोड़ा पढ़ना है और ज्यादातर आपको चीजें समझ आ जाएं। तो ये काम करने के लिए जरूरी है आपको पता हो कि पढ़ना क्या है। जरा इस पिक्चर को देखें और ऊपर देखें क्या लिखा है, टू गेट एन आइडिया, बट अच्छा व्हाई टू स्किम, स्किम करना क्यों है, टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट द डॉक्यूमेंट इज अबाउट, वो पैसेज किस चीज के बारे में है, विदाउट रीडिंग इट फुली, पूरा पढ़े बगैर आपको पता चल जाए वो पैसेज किस चीज के बारे में है। जैसे मैंने आपको बोला ये किताब है, वैसे तो इसका टाइटल से हमें काफी पता चल जाता है, लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि इसका सिर्फ ये पेज पढ़ो और मुझे बताओ ये किसके बारे में है, तो आप पूरा पेज पढ़ने की बजाय एक दो पैराग्राफ में से क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में हो सकता है। आइए जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे अभी थोड़ी देर में। टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट द डॉक्यूमेंट इज अबाउट विदाउट रीडिंग इट फुली, पूरा पढ़े बगैर आपको आइडिया हो जाना चाहिए किस चीज के बारे में है। तो ये देखिएगा, हाउ टू स्कीम। टू स्कीम इफेक्टिवली देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं है कि 2-3 लाइनें पढ़ के आपको पता चल जाए कि किस चीज के बारे में, नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना होता है, बट यू डोंट रीड इवन एवरीथिंग, हर चीज पढ़नी नहीं है जरूरी। व्हाट यू रीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू लीव आउट। जो आप पढ़ रहे हैं वो जरूरी चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी जरूरी चीज है। आइए देखते हैं। अच्छा, सो व्हाट मटेरियल डू यू रीड एंड व्हाट यू लीव आउट। सोचो जरा, क्या एक पैराग्राफ में से क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, सोच लो सिर्फ। If you want to know the main idea of given passage, read only first sentence of each paragraph. अगर आपको ये चाहिए कि पूरे पैराग्राफ में क्या है, तो पहला जुमला सेंटेंस का वो लाजमी पढ़ना है, पहला जुमला लाजमी पढ़ना है। ऑल्सो कॉल्ड टॉपिक, उसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। भैया ये पैसेज है, ये पैसेज का पहला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहां तक गया, ये यहां तक गया, ये पहला पैराग्राफ था। इसका जो पहला सेंटेंस है इसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। इसका जो आखिरी सेंटेंस उसको बोलते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसके जो बाकी सेंटेंसेस उसको बोलते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। अब ये हो गया एक पैराग्राफ। एक और पैराग्राफ आ गया, उसका साथ भी यही सलूक किया। पहला सेंटेंस बना टॉपिक सेंटेंस, आखिरी बना कंक्लूडिंग सेंटेंस, बीच वाले बने सपोर्टिंग डिटेल। फिर एक और पैराग्राफ आ गया, वो पैसेज के अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं। पहला फिर से बना टॉपिक सेंटेंस, आखिरी फिर से बना कंक्लूडिंग सेंटेंस, दरमियान वाले फिर से बने सपोर्टिंग डिटेल। तो अब इतने ज्यादा सेंटेंसेस में आप सिर्फ 3 सेंटेंसेस लाजमी पढ़ेंगे। 3 सेंटेंसेस तो लाजमी पढ़ेंगे। हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि आपको क्या मिलने वाला है इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी वो स्ट्रक्चर क्या है। वो देखिएगा क्या है जी, वो स्ट्रक्चर ये है, ये देखो क्या बात है। बर्गर खाया कभी है? खाया ही होगा, अपने पैसों से पता नहीं कभी खाया कि नहीं, लेकिन हाँ खाया तो होगा। भैया बर्गर क्या, ये जो मटेरियल है, आए हाय किधर चला गया बर्गर, वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ जी। ये देखो, ये तो बर्गर का ये मटेरियल है सारा का सारा, इसको बन कहते हैं आप अपनी जुबान में, बन। और ये भी बन ही होता है। बीच के अंदर जनाब आपने पैटीज लगा दिया, आपने चिकन लगा दिया, आपने केचप लगा दी, आपने सैलड लगा दिया, आपने हर चीज लगा दी जो भी आपको मजेदार लगती है, जो उसको बर्गर बनाती है। डिटेल्स। अब आप अपनी ईमानदारी से बताओ कि आप जब बर्गर को देखेंगे तो आपको यही सारी चीजें, जिंगर भी हो सकता है मिल जाए, आपको चिकन मिल सकता है, आपको एग मिल सकता है, आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। आप और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें कभी भी नहीं होगी, आप वो भी खाते हैं लेकिन इसमें कभी भी नहीं डालेंगे। क्या आप इसके अंदर रसगुल्ला डालेंगे, गुलाबी वाला, वो भी गुलाब जामुन, पिंक, येलो, हैं डालेंगे? नहीं। उसकी अपनी एक अहमियत है, उसकी अपनी एक रेसिपी है, उसका एक अपना बैकग्राउंड है, वो अपना एक अलग एक रखता है स्टेटस। तो समझ लीजिए कि ये एक पैसेज है, इस पैसेज का ये पहला पैराग्राफ जो है ये एक बर्गर है। आपने इसको पढ़ा तो आपको पता चल गया ये बर्गर है या जो भी डिश है। मैंने इसको बर्गर समझ लिया, आप कुछ और समझ ले, कोई भी खाने वाली चीज, उसके अंदर रेलिवेंट मटेरियल ही आएगा ना। आगे हम बिरयानी भी ला सकते हैं, आगे हम कुछ भी ला सकते हैं, बट पैराग्राफ को जरा समझिए कि पैराग्राफ को देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए, इसको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि रेलिवेंट डिटेल आपको अंदर क्या क्या मिल सकती है।
और नाम आप उसका रख देंगे बर्गर। आपने अच्छा, अगर पहले सेंटेंस से नहीं पूरा होगा तो आखिरी पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा कि भैया ये बर्गर ही है। अगला पैराग्राफ आपने देखा तो आपको नजर आया, क्या नजर आया? मिठाई का एक डिब्बा, उसके ऊपर वो गुलाबी, येलो, व्हाइट कलर के रसगुल्ले थे। तो आपको ये वाला डिब्बा देखते ही या रसगुल्ला देखते ही पता चल गया इसका नाम मिठाई है। अब इस मिठाई के अंदर आपको चिप्स तो मिलने वाली नहीं है, चिप्स का तो अलग एक फॉर्मूला है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया पहला सेंटेंस को देखते ही मुझे पता चल जाएगा इस पूरे पैराग्राफ में मुझे क्या मिलने वाला है। इसको बोलते हैं स्किमिंग करना। ये बर्गर देख लो, आप तो खा जाते हो, आइंदा से बर्गर को खाओ। सर तनवीर को याद रखना कि सर तनवीर ने बताया था कि ये जो ऊपर वाली तय है ये इसका टॉपिक सेंटेंस है, ये अंदर जो लगड़ बगड़ लगाया हुआ है ये इसकी डिटेल है, जो आखिरत में लगाया हुआ है ये इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस तकरीबन एक ही मटेरियल के होते हैं, तकरीबन एक जैसी बात उसमें हो रही होती है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यहाँ पे कंक्लूड किया जा रहा है, पैराग्राफ बंद, पैराग्राफ खत्म, आगे से नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा, उसमें एक नया आइडिया होगा। चाहे वो बात टॉपिक की यानी टाइटल की हो रही हो, जो पैसेज है, जो ऐसे है, ऐसे लिखते हुए भी यही आपने असूल याद रखना होता है। सेकंड ईयर में ऐसे राइटिंग की थी ना, हर पैराग्राफ में एक अलग अलग आइडिया को डिस्कस करना होता है। कि मिसाल के तौर पे आप लिखना चाह रहे हैं यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फायदे और नुकसानात। तो अब आप एक जगह लिखने लगे कि इंटरनेट इज यूजफुल फॉर रैपिड कम्युनिकेशन। इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ जब लिखना है तो कम्युनिकेशन ही लिखनी है, क्योंकि पहले जुमले में लिख दिया रैपिड कम्युनिकेशन फायदा। अब इंटरनेट के और भी बड़े फायदे हैं, आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, घर पे कोई ना हो तो अकेले बैठ के बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो एक इसका फायदा है या नुकसान है वो इस पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। आप इस पैराग्राफ में आप सिंपल लिखेंगे रैपिड कम्युनिकेशन का एक सोर्स है ये। हाँ ठीक है, आपको समझ आ गई कि इंटरनेट का फायदा। अब अगले पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि इंटरनेट से आप बैंकिंग कर सकते हैं, फाइनेंस का मैनेज कर सकते हैं। तो अब इस पैराग्राफ में आप ये नहीं लिखेंगे कि जनाब इंटरनेट से तस्वीरें एडिट हो सकती हैं, नहीं, आपने काम यहां पे बैंकिंग फाइनेंस की बात की है तो बैंकिंग फाइनेंस की बात ही करेंगे। आई होप कि आपको मैं समझा पा रहा हूं कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस आपको ये बता देता है कि इस पैराग्राफ में आपको क्या मिलने वाला है। तो स्किमिंग जब करनी है, ओवरऑल आइडिया लेना है, मेन आइडिया लेना है, तो सबसे जरूरी बात है पहला सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। पैसेज के अंदर 10 पैराग्राफ्स हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। आपने पहला सेंटेंस लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आपने लास्ट सेंटेंस को भी एक हल्की नजर मार लेनी है। बीच में जो चीज देखनी है वो डेट्स हो सकती हैं, उनको देख लें। वो प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब जो कि किसी शख्स, चीज या जगह का नाम है, उसको देख के थोड़ा पढ़ लें कि ये किस चीज की बात हो रही है। तो पूरा पढ़ने की बजाय लाजमी जो चीज पढ़नी है वो टॉपिक सेंटेंस है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है। अब इन दो बातों को देखो कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इफ यू डू नॉट गेट द मेन आइडिया, अगर पहले सेंटेंस से अगर आपको ना मिले इन द टॉपिक सेंटेंसेस, और इफ द पैराग्राफ ग्रेटली इंटरेस्ट यू, अगर आपका दिल कर रहा है चलो मैं और पढ़ लेता हूं, यू मे वांट टू स्किम मोर, आप पढ़ लें। और पहले सेंटेंस से आपको नहीं मिला तो आप आखिरी सेंटेंस को में भी आपका दिल कर रहा है मैं पढ़ लेता हूं, इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, तो आप कर लें स्किमिंग। एट द एंड ऑफ ईच topic sentence your eyes should drop down through the rest of the paragraph looking for important pieces of information, जिसमें हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला कोई प्रॉपर नाउन है सच एज नेम्स, डेट्स और इवेंट्स, उनको सिर्फ आप देख लेंगे ये इस चीज के बारे में बात हो रही है। ये होती है स्किमिंग। क्विकली आपने देख लिया पैसेज को। अच्छा, when to skim? Because the skimming is done at a fast speed with less than normal comprehension, you shouldn't skim all the time. हर वक्त आपने skimming नहीं करनी। There are many times, however, when skimming is very useful. कुछ जगह हैं, मिसाल के तौर पे मेन आइडिया आपने लेना है कम टाइम में, ठीक है, पैसेज या पैराग्राफ का फॉर्मुलेट ईच और रीच द टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का आपने टाइटल निकालना है। टू गेट द आइडिया ऑफ परफेक्ट एनालॉजी, एनालॉजी आपने निकालनी है। एनालॉजी का टॉपिक मैंने डे 7 में पढ़ाना है आपको। टू गेट द आइडिया फॉर बेटर इन्फ्रेंस, और बेटर इन्फ्रेंस आपने जनरेट करनी है। तो बेटा मैं कुल मिला के बात कर रहा हूं कि आपको कम टाइम में आपने ओवरऑल आइडिया लेना है तो आप स्किमिंग करेंगे, अदरवाइज आप पूरा, अगर टाइम है तो पूरा पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। लो जी, ये आपके सामने पैसेज आ गया, ठीक है। और पैसेज के लिए बात मैंने आपको बता दिया है कि टाइम कम है तो फिर आप इसके साथ शादी के वादे तो कर नहीं सकते,
फिर आप देखेंगे ये क्या करना है आपने, ठीक है। हाँ, बातों को बुरा नहीं बनाना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। आपने सबसे पहले इसी तरह वो रिवर्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन को पढ़ा। द मेन पॉइंट फ्रॉम द ऑथर्स व्यू इज दैट, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताना है। ऑथर्स व्यू इज दैट, पॉइंट फ्रॉम द ऑथर्स व्यू इज दैट, मेन पॉइंट क्या है। तो अब देखो पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेन पॉइंट क्या है। पूरा पढ़ लो, टाइम है तो पूरा पढ़ लो, लेकिन स्कीमिंग करनी है तो कम से कम पहला सेंटेंस, बट द मैन इज नॉट डेस्टिन्ड टू वैनिश, he cannot be killed but he cannot be destroyed. He can be killed, sorry, he can be killed but he cannot be destroyed because his soul is deathless and his spirit is irrepressible. ओके, आखिरी जुमला भी पढ़ना है तो पढ़ ले। दे थ्रेटन ईच अदर, इंटिमिडेट ईच अदर एंड गो टू द ब्रिंक, बट बिफोर टू टोटल आवर अराइव्स, टोटल आवर थोड़ा सा इसमें स्पेस मिसिंग है, अराइव्स दे विड्रॉ फ्रॉम द ब्रिंक। ओके, अब आप हमें आइडिया हो गया कि इस पैसेज में बात क्या कर रहा है। क्या ये बात कर रहा है मैन हैज कम हियर टू लिव? नहीं भाई, यहां पे तो बात नहीं हो रही। बट मैन इज नॉट डेस्टिन्ड टू वैनिश, ही कैन बी किल्ड, ही कैन बी किल्ड बट ही कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे ये वाली बात तो हो नहीं रही क्योंकि मैन कैन बी किल्ड। ओके, मैन्स डेस्टिनी इज नॉट फुली क्लियर और विजिबल, नहीं ये बात भी नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। इसकी कहता है बट मैन इज नॉट डेस्टिन्ड टू वैनिश, वैनिश उसका होना उसकी डेस्टिनी नहीं है। मैन सोल एंड स्पिरिट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय सुपर पावर्स। अच्छा, ये वाली बात तो उसने वैसे लिखी है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ हमें कुछ और भी कंसीडर करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मेन जो पॉइंट है वो पूरे पैसेज को इनकम्पास कर रहा हूं। मैन सोल एंड स्पिरिट आर इमोर्टल। अच्छा, ये वाली बात भी ठीक है कि मैन की सोल और स्पिरिट इमोर्टल है, तो ये तो दोनों एक जैसे बन गए आंसर। अब जो दो स्टेटमेंट जिनका आंसर सेम बनता हो तो वो तो कभी भी आंसर नहीं होंगे। ये एक टेक्निक है। दो स्टेटमेंट्स, दो ऑप्शंस जिनका सेम मीनिंग बन रहा है, वो दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। अब आइए लास्ट ऑप्शन की तरफ। ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव, पहली बात, डिस्पाइट द सीरियस थ्रेट ऑफ टोटल एनिहिलेशन, कि भैया डिस्ट्रक्शन के चांसेस हैं। आप पढ़ लें, पूरा पढ़ लो, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि पूरा यानी वेपन्स हैं, वेपन्स आर डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ दे माइट नेवर यूज्ड, और जब भी है डेडली वेपन है वो सबको मार सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इंसान जिंदा रहेगा। तो हमारी बेस्ट ऑप्शन क्या बनी? ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव डिस्पाइट द सीरियस थ्रेट ऑफ टोटल एनिहिलेशन। थ्रेट है कि सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी सर्वाइव करेगी। उसकी वजह यह है कि ये पहले पैसेज में, पहली लाइन में ही हमें पता चल गया कि मैन इज नॉट डेस्टिन्ड टू वैनिश, मैन की डेस्टिनी में खत्म होना नहीं है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई। आपने किया क्या? आपने स्किमिंग की। पूरा पढ़ लो, चाहे सारा पढ़ लो, टाइम है तो पढ़ लो, टाइम नहीं है तो स्किमिंग करनी है। और स्किमिंग करने का तरीका क्या है कि पहला सेंटेंस आपने लाजमी पढ़ना है। अब इसी टॉपिक का टेस्ट होना है, आज ही आपने उसको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन गलत हो उसकी डिस्कशन साथ ही आपको मिलेगी फौरी, जब आप उसको सबमिट करवाएंगे आपने उसको सोल्व करके डिस्कशन को सुनना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस वीडियो पे दोबारा आना है और अपना स्कोर बताना है कि सर मैंने आपका लेक्चर भी ले लिया, मुझे ये अच्छी चीजें मिली, मुझे ये सुन के बड़ा मजा आया, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बताना है कि ये बुरा लगा, और अगर वो बुरा लगा होगा और वो जेन्युइनली बुरा होगा तो मैं उसको रिफाइन करूंगा। अगर ऐसे फजूल में बुरा लगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर लगता रहे, लेकिन आपने मुझे बताना जरूर है, ठीक है। और एक तो ये बात हो गई, और टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और उसकी डिस्कशन आपको मिलेगी। ये डे 1 था, डे 30 तक आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ऐसे पक के बिल्कुल जैसे चौंसा आम होता है, ठीक है, जो बिकने के लिए तैयार होता है। आप भी इंजीनियर बनने के लिए तैयार होंगे। अगर आपको चीजें समझ आई हैं कमेंट सेक्शन में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, टेस्ट अटेम्प्ट करके आके अपना स्कोर लिखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।